नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद आरजे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे मित्रों, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस बना ही रहेगा। मैंने आपको बताया था कि 1 तारीख तक जो भी डिस्टर्बेंस हो वो आपको कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए समय निकाल के मैं वीडियो रिकॉर्ड करता रहूँगा। वीडियो में कोई भी आपको डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा, वीडियो आपको रेगुलर बेस पर मिलेगा। ठीक है मित्रों? तो मेरे दोस्तों, पहली तो एक पुरानी बात करेंगे कि हम लोग के आप जो भी लोग हमारा रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, जो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उन सारे लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, उनका बहुत बहुत आभार। और मित्रों, एक और बात कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो एक लाइक ठोक दीजिए, ठीक है ना। एक वो राहुल गांधी बोलते हैं ना, आपको अच्छा लगा तो ऐसे ठोक दीजिए ना, तो बस ऐसे ही एक बार ठोक दीजिए करो। इससे क्या होता है, देखो, जितने अच्छे लाइक आते हैं, जितने ज़्यादा कमेंट आते हैं, हमारा मनोबल बढ़ता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट डालने की कोशिश करते हैं कि बच्चों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट डालो। ठीक है मित्रों? तो फिर अब हम आते हैं सीधा अपने काम की बात पे। इधर उधर की बातें बहुत हो गई। आपको यदि लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं मित्रों। ठीक है? आपको डेली बेस पे यहाँ पर पीडीएफ मिल जाता है, और 1 तारीख के बाद आपको यहाँ पर अलग अलग तरह के नोट्स भी देखने को मिल जाएंगे, जिनको आपको कबाड़ने में शायद थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है। वो शायद मैं आपको उस समस्या से थोड़ा सा बरी कर दूँ, और अपनी तरफ से वो नोट्स आपके लिए डालने का प्रयास करूँगा मैं। ठीक है? तो हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है मित्रों आईएएस आरएएस विद आरजे। आप इस टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लो। आपको यहाँ पर डेली बेसिस पे पीडीएफ मिल जाएगी, और उसके अलावा जो भी नोट्स आपको कबाड़ने में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी वो मैं अपनी तरफ से डालने की कोशिश करूँगा। वो ज़रूरी नहीं है वो मेरे लिखे हुए हों, मेरे बनाए हुए हों, किसी कोचिंग के भी हो सकते हैं, किसी दूसरे संस्थान के भी हो सकते हैं, किसी बुक के अंदर से भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको ईजिली पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ठीक है मित्रों? तो अब आते हैं अपन आज के न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन पर। आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी जो थोड़ी बहुत दे दी मैंने। और दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना मित्रों, ठीक है? तो देखो मित्रों, मुख्यमंत्री जी ने क्या किया है, राजधानी में विकास कार्यों का अवलोकन किया है। तो यहाँ से जो अपने लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी अपन उनको निकालेंगे, एग्जाम के लिए बनाएंगे और पढ़ेंगे। देखो, पहली बात तो ये, निर्माणाधीन आईपीडी टावर का श्रमिकों से संवाद किया है। आईपीडी टावर क्या है मित्रों? एसएमएस हॉस्पिटल का एक आईपीडी टावर बन रहा है। 24 मंजिला इमारत होगी ये पूरी। कितनी? 24 मंजिला इमारत। अब आप देख लो कितनी बड़ी इमारत बनने वाली है यहाँ पर। ठीक है? तो ये अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से एक, अगर आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में एग्जाम्पल डालना चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज यहाँ से सेपरेट क्वेश्चन नहीं बनता है, ना तो प्रीलिम्स के लिए ही, ना मेंस के लिए ही। लेकिन अगर बाय द वे छोटे एग्जाम में किसी में पूछ लेते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा था एग्ज़ाम कोई छोटा नहीं होता, लेकिन यदि किसी वनडे एग्जाम में पूछ भी लेते हैं तो आपको आईपीडी टावर 24 मंजिला कहाँ बन रहा है, तो वो जयपुर के अंदर बनना है, एसएमएस हॉस्पिटल में बनना है, या एसएमएस हॉस्पिटल के नाम से बन रहा है। अब उस प्लेस पे तो जगह है नहीं जहाँ पर एसएमएस हॉस्पिटल है, तो दूसरी जगह पर आईपीडी टावर जयपुर में ही बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों? देखो दोस्तों, टाउन हॉल में धरोहर संग्रहालय के कार्यों का अवलोकन किया। तो राजस्थान धरोहर संग्रहालय, ये थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर जो चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है उनको मैंने हाईलाइट किया और आपको बताने वाला हूँ मैं यहाँ पर। तो मुख्यमंत्री जी ने हमारे ने क्या किया है कि जलेब चौक पर पुरानी विधानसभा थी, भाई जो नई विधानसभा बनी है लाल कोठी पर, उससे पहले कहाँ थी ये? जलेब चौक के पास। कहाँ पर? जलेब चौक पर। यहाँ पर क्या है, एक पुराना टाउन हॉल था, जो देखो नीचे फोटो दे रखा है। ये जो टाउन हॉल था वही पहले क्या थी? असेंबली थी राजस्थान की, यही क्या थी? विधानसभा थी राजस्थान की। ठीक है? अब यहाँ पर क्या कर दिया गया है, राजस्थान धरोहर संग्रहालय एक संग्रहालय बना दिया गया। संग्रहालय का मतलब म्यूजियम बना दिया गया। ठीक है? कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग के इस तरह की चीज़ों के लिए क्या बना दिया गया है? संग्रहालय बना दिया गया है। धरोहर संग्रहालय जो है वो आधुनिक तकनीकी से लैस, पूरा का पूरा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके अंदर। ठीक है मित्रों? यहाँ पर थीम आधारित गैलरी भी विकसित की जा रही है। और क्या किया जा रहा है? प्रदेश के विभिन्न इलाकों की क्षेत्रीयता, चित्रकला, स्कल्पचर, स्मारक, कला, संस्कृति, रहन सहन, खान पान, ये सारी की सारी विशेषताओं को समाहित किया जा रहा है। मैंने आपसे कहा था कला संस्कृति के बारे में, ये रहन सहन, खान पान, ये सारा पार्ट संस्कृति का होता है, सारा का सारा कल्चर का पार्ट है आपका। ठीक है मित्रों? जब ऐतिहासिक म्यूजियम जैसे केंद्रों, पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं तथा देश दुनिया में अच्छी छवि बनती है। इससे क्या होता है भैया, म्यूजियम वगैरह होंगे तो ऑब्वियसली पर्यटन के लिए या तो देशी आएंगे या विदेशी आएंगे, सारे के सारे भी आ सकते हैं। ठीक है मित्रों? तो यहाँ से आपका एक छोटा सा टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि जो राजस्थान धरोहर संग्रहालय है उसकी स्थापना कहाँ की जा रही है, और दूसरी बात ये कि जो धरोहर हैं, संग्रहालय हैं, ये किस प्रकार से संस्कृति कला के संरक्षण में और पर्यटकों को लुभाने में हेल्प करते हैं। आपको यहाँ से कुछ टॉपिक भी
उसको लिखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से क्या है, देखो मुख्यमंत्री जी ने इधर गोविंद देव जी के मंदिर में दर्शन किए। कहाँ पर किए थे? गोविंद देव जी के मंदिर में। तो इन्होंने जो दर्शन किए वो अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। भाई जहाँ पे कृपा राम की हुई तहाँ पे कृपा करे सब कोई। राम की कृपा लेने के लिए, कृष्ण की कृपा लेने के लिए गए थे वो वहाँ पे। अब वो उनको फ़ायदा करेगी, अपने लिए क्या फ़ायदा करेंगे? गोविंद देव जी के मंदिर। ठीक है, तो देखो दोस्तों, गहलोत जी ने कहा है कि काशी विश्वनाथ और उज्जैन के महाकाल, जो उज्जैन है आपका, उसके महाकाल जो एमपी के अंदर, उसके महाकाल की तर्ज पर 100 करोड़ रुपए की लागत से भव्य कॉरिडोर और अन्य विकास कार्य होंगे। मतलब राजस्थान के अंदर कॉरिडोर बनने वाला है आपका गोविंद देव जी टेम्पल पर। उससे पहले कहाँ बन रखा है? तो उज्जैन महाकाल की तर्ज पर और काशी विश्वनाथ की तर्ज पर एक पूरा का पूरा कॉरिडोर बनेगा। अभी आप जाते हो तो कई सारे आपको गोविंद देव जी आप गए होंगे तो मुख्य मंदिर तक पहुंचते पहुंचते कई गलियों में से होके, इधर से उधर से होके आपको निकलना पड़ता है। अब ऐसा नहीं होगा, एक भव्य कॉरिडोर कंप्लीट बना दिया जाएगा 100 करोड़ की लागत से। उसमें अलग अलग तरह के जो मूर्तियाँ वगैरह हैं वो होंगी, कृष्ण भगवान के या गोविंद देव जी के जीवन से संबंधित बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है मित्रों, अब अपन गोविंद देव जी के मंदिर के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये भी अपना क्या बनता है? एक दायित्व बनता है। देखो मित्रों, गोविंद देव जी का जो मंदिर है वो जयपुर राजस्थान हिंदू धार्मिक स्थल श्री कृष्ण भगवान को समर्पित मंदिर है। यह बिना शिखर वाला मंदिर है, मतलब इस मंदिर के शिखर नहीं हैं। जो शिखर होते हैं आपके नागरशैली में, उस तरह के शिखर नहीं हैं। यहाँ पर शिखर बिल्कुल भी नहीं है। यह चंद्र महल के पूर्व में जगनिवास बगीचे के मध्य के आते बना हुआ है। ठीक है, कहाँ पर बनाया हुआ है? ये जगनिवास बगीचा है, चंद्र महल है। जो सामने आप देखोगे गोविंद देव जी के, जिधर गोविंद देव जी का फेस है आप उधर देखोगे तो एक महल टाइप का दिखता है, वो चंद्र महल है आपका। ठीक है, और पीछे जो बगीचा सा है वो क्या है? जगनिवास बगीचा। जो पीछे आप जाके कभी बैठे होंगे उसके अंदर, लॉन के अंदर, तो वो जगनिवास बगीचा है। ठीक है, चूँकि मैं कई बार गया हूँ, मैं अपने कॉलेज टाइम में था तो बहुत ज़्यादा था गोविंद देव जी, तो मुझे थोड़ा बहुत पता है। आप भी जाके देखिए, अगर जो लोग नहीं गए हैं, और आप भी जाइए। 7 आरतियाँ होती हैं, मंगला आरती वगैरह सारी की सारी। ठीक है, तो चंद्र महल जो है उसके पूर्व में और जगनिवास बगीचे के दोनों उनके मध्य के अंदर, दोनों के मध्य में है। ठीक है, गोविंद देव जी की मूर्ति पहले वृंदावन मंदिर में स्थापित थी, लेकिन औरंगजेब उस समय पर जो मूर्तियों को उठवा रहा था, तुड़वा रहा था, ऐसा लिखा हुआ है। अब हमें तो क्या, हम तो उस समय पर नहीं थे और हम कोई ऐसी बात भी नहीं करेंगे जिससे कि कहीं पर भी कोई भी कंट्रोवर्सी हो, कल हमारे चैनल को कोई इस चीज़ के लिए ब्लेम करे। लेकिन जो चीज़ है, तो उस समय पर क्या किया था, सवाई जय सिंह द्वितीय ने अपने परिवार के देवता के रूप में इनको पुनः स्थापित किया था। वहाँ से ये उसको लेकर आए थे। ठीक है, अपन को कंट्रोवर्शियल बात अपन यहाँ पर नहीं करेंगे। अपन यहाँ पर सिर्फ एग्ज़ाम के लिए इकट्ठे होते हैं और जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही बात करेंगे। और मंदिर क्या है? गौड़ी संप्रदाय की पीढ़ियों द्वारा सेवा पूजा प्रारंभ, मतलब यहाँ पर सेवा परंपरा कौन करता है? सेवा वगैरह तो गौड़ी संप्रदाय करता है। मतलब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गोविंद देव जी का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से है? तो उसमें आपको गौड़ीय संप्रदाय लगाना है। आपसे 2, 4, 5 या 20 शब्दों में गोविंद देव जी टेम्पल के बारे में भी पूछ सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कहाँ पर स्थित है। बिना शिखर वाला है और आपका जो चंद्र महल है उसके पूर्व में है, जगनिवास बगीचे के पास में है, मतलब दोनों के मध्य में स्थित है। पहले जो मूर्ति लगी हुई है पहले वृंदावन में थी, अब वो सवाई मानसिंह द्वितीय थे, वो लेके आए थे और उसको स्थापित करवाया था और टेम्पल बनवाया था गोविंद देव जी का। ठीक है, गौड़ी संप्रदाय से, गौड़ी संप्रदाय का संबंध गोविंद देव जी से है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर आपका गोविंद देव जी के बारे में जो थोड़ा बहुत ज्ञान था हमारे पास, वो आपको देने की कोशिश की और आपके एग्ज़ाम में उम्मीद करता हूँ यहाँ से ही प्रश्न आ जाएगा यदि गोविंद देव जी टेम्पल वगैरह से आना होगा तो। ठीक है मित्रों, तो हमने पहले पेज पे 3 न्यूज़ देखी थी, उनमें से 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, एक कम इंपॉर्टेंट थी। जो कम इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि आईपीडी टावर कहाँ बनना है, तो एसएमएस हॉस्पिटल। ठीक है, 24 मंजिला इमारत है। ठीक है, हाईटेक इमारत है। ठीक, और जयपुर के अंदर है। दूसरा, टाउन हॉल में जो संग्रहालय बनाया हमने, राजस्थान धरोहर संग्रहालय, उसके बारे में कहाँ पर स्थापित है, तो जो टाउन हॉल क्या है? पुरानी विधानसभा कहाँ पर है? जलेब चौक पर स्थित है। ठीक है, और इस संग्रहालय के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? धरोहर वगैरह जो है उसका टेक्निकल जो क्या बोलते हैं उसको, एक बात बोलते हैं, प्रेजेंटेशन, जो टेक्निकल प्रेजेंटेशन है वो सारा मिलेगा। तकनीकी का पूरा इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर। ठीक है, थीम आधारित गैलरी भी है, अलग अलग तरह की चित्रकला, स्कल्पचर, स्मारक और कला संस्कृति, रहन सहन, खान पान, इस सारी चीज़ों के बारे में आपको जानने को मिलेगा। ठीक,
और अंतिम जो हमने पढ़ा पहले पेज पर वो गोविंद देव जी के मंदिर के बारे में पढ़ा। यहाँ पर क्या हो रहा है, काशी विश्वनाथ और उज्जैन महाकाल की तर्ज पर कॉरिडोर बनाए जाएंगे। और क्या है, ये गौड़ी संप्रदाय का मंदिर है। सवाई जयसिंह द्वितीय थे, वो मथुरा से मूर्तियाँ लेके आए और यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया था मित्रों। ठीक है, कौन सा महल है जिसके ये पूर्व में है, तो चंद्र महल और जगनिवास बगीचा। ठीक है मित्रों, अब अपन चलते हैं थोड़ा सा और आगे। दूसरे पेज पर कुछ नहीं है, वही महंगाई राहत कैंप और जन कल्याणकारी योजनाएं जिनका बंटवारा चल रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अंतिम पेज पर, जहाँ पर अपन लोगों को कुछ और देखने को मिल सकता है। तो कतिन एवं बुनकरों को खादी ग्रामोद्योग का प्रशिक्षण मिलेगा। कतिन बुनकर मतलब होता है जो कातने बुनने वाले लोग होते हैं उनको। ठीक है, कौन देगा, राजस्थान सरकार देगी। इसके लिए लगभग 4 करोड़ 3.88 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। ठीक है, तो खादी बोर्ड के द्वारा संचालित 7 प्रशिक्षण केंद्रों पर, अब यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि पहली बात तो ये बन जाएगा कि जो प्रशिक्षण केंद्र है वो किसके द्वारा संचालित हैं, तो खादी बोर्ड के द्वारा। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न इस तरह से बन सकता है यहाँ से कि खादी बोर्ड के द्वारा संचालित कौन कौन से 7 प्रशिक्षण केंद्र हैं, कौन कौन से केंद्र हैं। ठीक है, तो देखो पहले तो यहाँ पर ये बात है कि कतिन और बुनकों को 1 से 2 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, खादी बोर्ड के द्वारा दिया जाएगा और खादी बोर्ड के द्वारा संचालित 7 प्रशिक्षण केंद्रों पर दिया जाएगा। ठीक है, कौन कौन से 7 प्रशिक्षण केंद्र हैं, कोटा, जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर और सिरोही। अजमेर के अंदर पुष्कर में, जयपुर के अंदर सांगानेर में, सिरोही के अंदर माउंट आबू के अंदर, यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जाते हैं और यहीं पर कातिन और बुनकरों को 1 से 2 माह का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ठीक है मित्रों, इन केंद्रों पर प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को स्वरोजगार के जरिए आत्मनिर्भर बनाने में सहायता मिलेगी। ठीक है, देखो रोजगार, आत्मनिर्भरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हर समय की डिमांड रही हैं और रहेंगी ही रहेंगी। तो इनसे संबंधित कोई भी स्टेटमेंट आपके एग्जाम के लिए स्वतः ही इम्पोर्टेंट होता है। आप इन चीज़ों को नहीं नकार सकते, नहीं छोड़ सकते। जिस बच्चे ने पिछले पेपर देखे हैं मेंस के, वो बच्चा आराम से इसका इम्पोर्टेंस समझ सकता है। ठीक है, अगर आपको मेंस के अंदर आंसर राइटिंग में बहुत अच्छे मार्क्स उठाने हैं, देखो जो आप किताबें पढ़ रहे हो वो सारे पढ़ रहे हैं, आपको जैसे याद होता है सबको याद होता है, आप जैसे लिखोगे सब लिखेंगे। तो आप में और उनमें अंतर क्या है, आप में और उनमें अंतर रह जाएगा सिर्फ वही कि आप कितना अपडेट हो और कोई कितना अपडेट नहीं है। आपका एक एग्जाम्पल आपके पूरे के पूरे उत्तर की दशा और दिशा बदल देता है, एग्जामिनर का माइंडसेट चेंज कर देता है। यदि आप करंट अफेयर से अपडेट रहते हो, साथ ही साथ उस करंट जैसे ही पता लगता है एग्जामिनर को ये बच्चा अपडेट है और ये बच्चा थोड़ा अपडेट नहीं है, तो वो समझ जाता है कि मुझे कौन सा बच्चा चयन करना है, कौन सा व्यक्ति आरएएस बन चुका है जिसको अब मैं टैग दे सकता हूं कि तू अधिकारी बन गया। ठीक है, वो कभी भी आपको आरएएस नहीं बनाते, वो बने हुए आरएएस का चयन करते हैं मित्रों। ठीक है, जिस दिन आप आरएएस बन जाओगे, आरपीएससी आपसे बोलेगी कि अब आपकी जगह कोचिंग संस्थानों में या किताब लेके पढ़ने में नहीं है, अब आप आओ राजस्थान सरकार का हाथ बटाओ प्रशासन को चलाने में। ठीक है मित्रों, तो आपको बनना है, ये जिम्मेदारी आपकी, किसी और की नहीं है। इस प्रशिक्षण में दोस्तों खादी डिजाइन, चरखा, करघा, लूम्स आदि जो और सरंजाम रिपेयरिंग या सर्विस, रखरखाव, सूती, ऊनी और पोली खादी। अब पोली खादी क्या होता भैया, ये तो अपन को नहीं पता। वस्त्रों पर कसीदाकारी, कई तरह के प्रकार होते हैं खादीवादी वस्त्रों के भी। दरी पट्टी का निर्माण, वस्त्र, एम्ब्रॉयडरी, कोर्स, पैकिंग, ये सारी चीज़ें, अगरबत्ती, धूपबत्ती, चर्म मतलब चमड़े के जो बैग, जूता चप्पल है, उन सारी चीज़ों के बारे में क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। वॉशिंग पाउडर का निर्माण, साबुन का निर्माण, मधुमक्खी पालन, इन सारी चीज़ों को लेकर क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण। क्यों? क्योंकि प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार डेवलप करने हैं। देखो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ मैं कि गवर्नमेंट के पास इतनी क्षमता है ही नहीं, चाहे आप कोई सी भी सरकार को वोट दे दो, चाहे आप किसी को भी मुख्यमंत्री बना दो, किसी को भी प्रधानमंत्री बना दो, सरकार के पास इतनी क्षमता है ही नहीं कि वो आप सबको जॉब दे सके। वो जॉब दे ही नहीं सकते, उनकी सीमाएं हैं, वो कितना भी चाह लें। मैं तो ये कह रहा हूँ, चलो हम एक आरोप लगाते हैं राजनीति के ऊपर कि राजनीति भ्रष्ट है, ये है वो है, सब अपना पेट भरने में लगे पड़े हैं। तो मेरे मित्रों, ऐसी बात अगर कोई व्यक्ति ठान भी ले कि मैं सबको जॉब देने वाला हूँ, तो या तो जर्मनी की तरह उसको हथियार बनाने होंगे या ऐसे किसी काम में लगना होगा जो विनाश का हो। अदरवाइज विकास के काम को साथ ले जाते हुए सारे के सारे लोगों को सरकारी महकमे के अंदर जॉब देना संभव नहीं है। इसीलिए आप रोजगार करो तो स्वरोजगार करो, खुद भी जॉब लो और 10 लोगों को और भी दो।
आगे चलते हैं दोस्तों अपन कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के बारे में अपन ने कई बार पहले पढ़ा है कि जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनको तीर्थ यात्रा करवा दो। सीधी सीधी एक ही बात है। गहलोत जी ने निकाल लिया कि 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को वोट लेना है तो इनको घुमाओ, पहला थोड़ा सा टहलाओ, क्योंकि बच्चे ना लेके जाते इनको। ठीक है। विद्या संबल योजना के अंतर्गत क्या चल रहा है मित्रों? तो यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ गेस्ट फैकल्टी वगैरह हैं, उनका क्या किया जा रहा है उनको कि भाई आप आओ, उनका मानदेय वानदेय बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं है। बस यही विद्या संबल योजना है, इसके अलावा विद्या संबल योजना में भी कुछ नहीं है। ठीक है। यहाँ पर अपने लिए इम्पोर्टेंट आते हैं 2 प्रश्न, बहुत अच्छे इम्पोर्टेंट, एक मेंस का भी है आपका। ठीक है। तो मेंस वाले क्वेश्चन की जो हम चर्चा है वो सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा। बड़ा तो क्या रहेगा, एक समझ विकसित करनी होती है। जैसे ही आपकी समझ विकसित होती है किसी चीज़ को लेकर, आप खुद से ही कर लेंगे। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, रॉकेटरी थोड़ी है, कोई फिजिक्स के लॉ थोड़ी लग रहे हैं इसमें जो समझ में आएगा सर नहीं आएगा। लेकिन कुछ एक विजन होता है, वो डेवलप हो जाए तो काम हो जाएगा। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023 वर्ष में 100 दिन का कला प्रदर्शन का मौका मिलेगा। मतलब सीधी सीधी बात है, ये कलाकारों का नरेगा है। समझ में आ गई सीधी बात? कलाकारों का नरेगा क्या मतलब सर? कलाकारों के नरेगा से मतलब है मेरा बच्चों कि इनको भी 100 दिन का 1 साल में परमानेंट रोजगार प्रदान किया जाएगा। ठीक है। अब जो मजदूर वर्ग है वो मजदूरी करेगा और जो कलाकार है वो क्या करेगा, वो कलाकारी करेगा। ठीक है। तो अपन इस योजना को देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना क्या है। ठीक है मित्रों। तो देखो दोस्तों, जस्ट ये योजना का चर्चा हुई है 2023 के नाम से ही। अब इस तरह की योजनाएं आपके एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया होती हैं, बहुत शानदार होती हैं। देखो आप डेली सोजस फॉलो करते हो तो मज़ा ही आ जाएगा आपको। उद्देश्य क्या है इसका? तो ग्रामीण क्षेत्र के लोक कलाकारों को बढ़ावा देना, उन्हें प्रोत्साहित करना। मैंने आपसे कहा था ये कलाकारों का नरेगा है। ठीक। इसके अलावा इस योजना का लक्ष्य क्या है? कि राज्य के ऐसे कलाकारों को लाभ प्रदान करना जो अपनी आय का मुख्य साधन ही कला को बना चुके हैं। और क्या है? मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य सरकार प्रति कलाकार प्रति परिवार लोक वाद्य यंत्र खरीदने के लिए 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दे रही है और 100 दिन के स्टेज शो का उत्सव भी उपलब्ध करवा रही है। अब आप नरेगा से इसकी तुलना करते चलो, आपकी समझ में आ जाएगा ये कलाकारों का नरेगा है। ठीक है। ताकि कलाकारों को सम्मान और सामाजिक सुरक्षा मिल सके। इसके लिए पात्रता क्या है? तो इसके लिए पात्रता है कि आप राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए कलाकार। सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है। इस योजना के अंतर्गत केवल ऐसे लोग ही लाभ लेने हेतु पात्र हैं जिनका जीवन यापन सिर्फ अपनी कला प्रदर्शित करके ही चलता है। मतलब असंगठित क्षेत्र के लोग। ठीक है। आवेदक का बैंक खाता आधार लिंक से लिंक होना चाहिए। लोक कला, एकल नृत्य और एकल लोक गायन वाले कलाकार भी इस योजना के लिए आवेदन के लिए पात्र होंगे। अपन पात्रता की बात कर रहे हैं तो लोक कला के एकल नृत्य अकेला ही नाच रहा है भाई बंदा। ठीक है। इतनी खुशी के बस वो नाचे जा रहा है लोक कला की फॉर्म में। ऐसे नहीं आप भांगड़ा करने लग गए। ठीक है। फिल्मी गीतों पर नृत्य करने वाले इस योजना के पात्र नहीं होंगे। तो जितने भी भैया बॉलीवुडी हैं वो तो हो गए बाहर। तो बॉलीवुड वालों, आपका तो समय ही खराब चल रहा है। ठीक है मेरे मित्रों। तो फिल्मी गीतों पर जो नृत्य करेंगे वो उसके पात्र नहीं होंगे। अब आपको पता लग गया। एक बार अपन फिर से देख लेते हैं। नई योजना है, इस कारण अपना देखना का भी उत्तरदायित्व बनता है। तो अभी जस्ट 2023 में अभी इसकी चर्चा की जा रही है। अभी इसका खाका तैयार कर दिया गया है। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र के लोक कलाकारों को बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना। इसके अलावा योजना का लक्ष्य क्या है? ऐसे कलाकारों को लाभ प्रदान करना जो अपनी आय का मुख्य साधन कला को ही बना चुके हैं। ठीक है। इसमें क्या है कि प्रति परिवार हम वाद्य यंत्र खरीदने के लिए सरकार के द्वारा 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 100 दिन का रोजगार, मतलब 100 दिन स्टेज शो गारंटेड प्रदान किए जाएंगे ताकि कलाकारों की थोड़ी आय बढ़ेगी, सम्मान होगा, सामाजिक सुरक्षा होगी। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, आपको सोशल जस्टिस वाला जो चैप्टर है, सामाजिक न्याय वाला, आपके समाजशास्त्र के अंदर जो आप पढ़ोगे उसमें यदि आपसे सशक्तिकरण के बारे में पूछा जाता है, महिला सशक्तिकरण किस तरह से कर सकते हैं या किसी भी व्यक्ति का, तो एक शब्द में उसका उत्तर है, उसका आर्थिक सशक्तिकरण कर दो, बाकी सशक्तिकरण खुद से खुद हो जाएंगे। क्योंकि आर्थिक रूप से जब तक व्यक्ति सबल नहीं होगा, अपना आत्मनिर्भर नहीं होगा, जब तक उसके साथ किसी भी प्रकार की समानता की, किसी भी प्रकार की सबलता की बात करना उसके साथ अन्याय है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है मित्रों। इसके लिए पात्रता क्या क्या थी इस योजना के लिए, अपन अपनी योजना पे आते हैं।
तो आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होगा, जीवन यापन सिर्फ कला प्रदर्शित करके चलता होगा उसका, बैंक खाते से आधार लिंक होना चाहिए, एकल नृत्य, लोक गायन वगैरह सारे लोग इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। परंतु भैया जो बॉलीवुडिये हैं वो बॉलीवुड जाओ, मुंबई जाओ, यहाँ उनका कुछ नहीं होने वाला है, उनको नरेगा से बाहर कर दिया गया। ठीक है मित्रों, नरेगा मतलब कलाकारों की नरेगा। ओके, तो यहाँ से आपने एक योजना तैयार की, अच्छी योजना है, प्रीलिम्स मेंस दोनों में ही पूछी जा सकती है। ठीक है मित्रों, अब आते हैं स्मार्ट सिटी मिशन की 8वीं वर्षगांठ। विद्यार्थी अभय कमांड सेंटर का भ्रमण करेंगे। तो यहाँ पर मित्रों अपने लिए दो चीज़ हैं, एक तो स्मार्ट सिटी मिशन है, दूसरा है अभय कमांड सेंटर। ठीक, तो पहले अपन स्मार्ट सिटी मिशन को जान लेते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन अपने आप में मेंस का एक बड़ा प्रश्न है, इसको ढंग से पढ़ना, ये आपसे किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक, देखो मित्रों, तो स्मार्ट सिटी, पहली बात तो ये है कि इसकी कोई मानक परिभाषा नहीं है। जैसे ही स्मार्ट सिटी का नाम आता है हम लोग ख्यालों में खो जाते हैं कि ऐसी सिटी जो स्मार्ट हो। स्मार्ट का मतलब क्या है, वहाँ टेलीफोन हो, और क्या होनी चाहिए, मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी हो, और क्या होना चाहिए, यातायात अच्छी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, पानी जल व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। मतलब अपन अपनी तरफ से खाका खींच लेते हैं। लेकिन स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत स्मार्ट सिटी की कोई मानक परिभाषा नहीं दी गई है, सिर्फ उसके 6 पॉइंट दिए गए हैं कि ये चीज़ अपन स्मार्ट सिटी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो कौन कौन से 6 पॉइंट है अपन उनको देख लेते हैं। उन्हीं के आधार पर लोग क्या करते हैं, अपनी परिभाषाएं बनाते जाते हैं, जो कि कहीं पर भी एग्ज़ाम के हिसाब से ठीक नहीं है। ठीक है, आप यदि ये 6 पॉइंट सेम लिखते हो तो आपको एग्जामिनर, वैसे तो एग्जामिनर ज्ञानी ही होते हैं, लेकिन अगर थोड़ा ज्ञानी हुआ तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स देने वाला है। ठीक है, देखो स्मार्ट सिटी की कोई मानक परिभाषा या खाका नहीं है। हमारे देश के संदर्भ में स्मार्ट सिटी की अवधारणा जिन 6 बिंदुओं पर आधारित है वो ये हैं। कौन कौन से हैं? पहला है सामुदायिक स्तर पर नियोजन एवं क्रियान्वयन, मतलब ऐसा शहर, ऐसी जगह जहां पर आप किसी भी योजना का सामुदायिक स्तर पर नियोजन करते हो और क्रियान्वयन करते हो। ठीक, ऐसी जगह जहां पर कम संसाधनों में अधिकतम आउटपुट देने की क्षमता होती है वो स्मार्ट होती है। ठीक है, कम संसाधन में अधिकतम। तो दोस्तों, जो लोग समझते हैं कि आपके पास संसाधन कम है और एग्जाम में आप आ चुके हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास संसाधन अतिरेक में पड़े हुए हैं, तो दोस्तों आप स्मार्ट तभी होंगे जब कम संसाधनों में ज़्यादा अचीवमेंट कर लोगे, इसीलिए आप स्मार्ट बनो। प्रतियोगिता के माध्यम से शहरों का चयन, मतलब ऐसा शहर जो अन्य शहरों से, अपने जो समकक्ष अन्य शहर हैं उनसे प्रतियोगिता में आगे निकल के आया हो और फिर उसका चयन किया गया हो, वो स्मार्ट सिटी है। ठीक, ऐसी सिटी जहाँ पर इंटीग्रेशन, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी, एकीकरण, मतलब सारी चीज़ों को आप मकड़ी के जाले की तरह एक पॉइंट से कवर कर सकते हो, वो एकीकरण। इनोवेशन, यहाँ नवाचार होते हो नए नए। सस्टेनेबिलिटी, मतलब आज की पीढ़ी का तो जो आवश्यकता है उनकी पीढ़ी की वो पूरी की जा सकती हों, लेकिन भविष्य के लिए भी वो उस तरह से काम करते हैं कि भविष्य में जो बच्चे आ रहे हैं हमारे, उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो, ना तो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हो, ना फिर जो हमारे पास संसाधनों की कमी है उससे जूझना पड़े। ठीक है, तकनीकी का सावधानीपूर्ण चयन, मतलब टेक्नोलॉजी का सावधानीपूर्ण चयन से मतलब है कि ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए जो आज के वातावरण को, आज के पर्यावरण को, या आज के जो बच्चे हैं, व्यक्ति हैं, उनकी क्षमताओं को ही डिस्ट्रॉय कर दे। इस तरह की तकनीकी का यूज नहीं करना है, जो कि मार्केट में लगातार आ रही हैं। भैया आपको डिस्ट्रॉय का काम पूरा चल रहा है। और सेक्टोरल एंड फाइनेंशियल अभिसरण होना चाहिए, मतलब जो फाइनेंस वगैरह है वो सेक्टोरल होना चाहिए, सेक्टर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उस तरह की चीज़ों का अभिसरण होना चाहिए। तो ये 6 चीज़ों का समावेशन जिस जगह पर होता है वो क्या होती है, वो स्मार्ट सिटी होती है। बाकी स्मार्ट सिटी का कोई ऑफिशियल खाका नहीं है, कोई ऑफिशियल परिभाषा नहीं है। इन्हीं चीज़ों को लेकर लोग बनाते रहते हैं, पानी हो, जल हो, कनेक्टिविटी हो, एकीकरण हो, फाइनेंशियल सेक्टर हो, वो बात एक अलग है। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं अपन थोड़ा सा आगे, स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में जान लेते हैं। ठीक, देखो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, मतलब सेंट्रली जो सेंटर है वो स्पॉन्सर करता है। स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है पैसे देता है। ठीक है, जिसे जून 2015 में स्मार्ट सॉल्यूशंस के आवेदन के माध्यम से नागरिकों को उच्च गुणवत्ता के साथ जीवन जीने हेतु बुनियादी आवश्यक ढांचा, स्वच्छ टिकाऊ वातावरण प्रदान करने के लिए 100 शहरों को परिवर्तित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो जो इस मिशन का उद्देश्य है वहीं से निकाल के लोग क्या करते हैं, स्मार्ट सिटी की परिभाषा दे देते हैं कि बुनियादी ढांचा, स्वच्छता, टिकाऊ वातावरण, वो सारी चीज़ें बिला बिला बिला, जिसके मन जो आता है वो कहता जाता है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो मिशन का उद्देश्य विभिन्न शहरी विकास परियोजनाओं के माध्यम से शहरों में रहने वाली आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करना है। इससे ज़्यादा तो क्या ही हो सकता है। इसकी विशेषता क्या है,
तो इसके जो घटक हैं उनमें क्षेत्र आधारित विकास, जिसमें शहर सुधार, शहर नवीनीकरण और शहर विस्तार शामिल है। साथ ही एक पेन सिटी पहल, मैंने आपसे बताया एकीकरण, पूरे एक सिटी को एक एकीकृत इकाई के रूप में काम करना। तो पेन सिटी पहल, जिसमें बड़े शहर, इसमें शहर के बड़े हिस्से को कवर करते हुए स्मार्ट समाधानों को लागू किया जाएगा। जो समस्या है उनका समाधान कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। ओके। योजना के मुख्य फोकस क्षेत्रों में पैदल मार्ग का निर्माण किया जाएगा, पैदल यात्री क्रॉसिंग, साइकिल ट्रैक, कुशल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, एकीकृत यातायात प्रबंधन और मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो यह योजना शहरी विकास को ट्रैक करने हेतु विभिन्न सूचकांकों का भी करती है। भाई किसी शहर के अंदर किस तरह का डेवलपमेंट हुआ, क्या वो स्मार्ट सिटी में डेवलप हो पाया, क्या नहीं हो पाया। तो जो अन्य संस्थाएं जो क्या करती हैं, सूचकांक जारी करती हैं, उनका भी क्या करती है, आकलन करती है। जैसे जीवन सुगमता सूचकांक, नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक, सिटी जीडीपी फ्रेमवर्क, जलवायु स्मार्ट शहरों का आकलन ढांचा, इस तरह की चीज़ों का क्या करती है, इस तरह की जो रिपोर्ट है, सूचकांक है, फ्रेमवर्क है, उनका क्या करती है, एक तरह से आकलन भी करती है। ठीक है। शहरी जो ये मिशन है वो आकलन भी करता है। क्यों करता है, क्योंकि शहरी विकास को इनको बढ़ावा देना है। अब स्मार्ट सिटी में राजस्थान, तो राजस्थान के 4 शहर हैं, कौन कौन से, जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। आप एक चीज़ ध्यान रखना, अजमेर को निकाल के यहाँ पर जोधपुर ठोक देगा एग्जामिनर और आप हो जाओगे कन्फ्यूज। ठीक है। या कोटा को हटा के जोधपुर ठोक देगा, या अजमेर को हटा के, क्योंकि जयपुर तो ना, जयपुर जोधपुर लोग कंसीडर करके ही चलते हैं। डेवलपमेंट की बात यदि राजस्थान के अंदर हुई है, किसी अच्छी चीज़ की बात राजस्थान के अंदर हुई है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है जयपुर और जोधपुर तो साथ होने ही होने हैं। तो यहाँ पर जोधपुर नहीं है, जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर है। ठीक है। 4 शहरों का चयन हुआ। तो भैया अब मुख्यमंत्री जी हमारे गहलोत जी ने कहा अच्छा तुम 4 का करोगे, हम अपने राजस्थान के 6 और शहरों को शामिल करते हैं इसके अंदर। अब उसका नाम रख दिया राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना, कि भैया राजस्थान अपने स्तर पर स्मार्ट सिटी बनाएगा। तो कौन कौन सी चीज़ को, जोधपुर को, भाई जोधपुर छूट रहा हो और गहलोत जी मुख्यमंत्री हो, ऐसा कैसे हो सकता है। गहलोत जी और जोधपुर, उनका बस नहीं चलता, मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं तो जयपुर का नाम जोधपुर 2 रख दें। ठीक है। जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ को शामिल करके इन्होंने राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना की घोषणा कर दी है कि भैया हम राजस्थान अपने स्तर पर राजस्थान के अंदर स्मार्ट सिटी बनाएंगे। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, ठीक है मित्रों, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपकी समझ में आ गया होगा कि जो स्मार्ट सिटी मिशन है वो क्या है। कोटा के अंदर इसकी 8वीं वर्षगांठ बनाई जा रही थी, तो मैंने सोचा आपको स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में थोड़ा सा रिकॉल करा दूं चीज़ों को। अब देखो दूसरी लाइन है, विद्यार्थी क्या करेंगे, अभय कमांड सेंटर का भी भ्रमण कर रहे हैं। ठीक है। तो अभय कमांड सेंटर के बारे में अपन जान लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि अभय कमांड सेंटर से आपका मेंस का एक बड़ा प्रश्न बन के तैयार होता है। ये किस तरह से प्रश्न हो सकता है, पहले मैं आपको प्रश्न बताता हूँ मित्रों, ओरली बताता हूँ, मैं आपको बाहर लिखने के लिए दे दूंगा प्रैक्टिस क्वेश्चन में, आप उसको लिखना। ठीक है। तो यहाँ से आपका प्रश्न बनता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लोक प्रशासन विषय के अंदर यहाँ से प्रश्न बनता है दोस्तों जिला प्रशासन से। जिला प्रशासन से आपका सीधा सीधा पूछ लेगा कि जिला प्रशासन की दक्षता को बढ़ाने में अभय कमांड सेंटर किस प्रकार लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। ठीक है। जिला प्रशासन की दक्षता को बढ़ाने में अभय कमांड सेंटर किस प्रकार लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो अपन अभय कमांड सेंटर और उसके क्या काम है उसके बारे में देख लेते हैं, वहीं से आंसर मिल जाएगा आपको, वहीं से आप आंसर लिख देंगे। तो क्वेश्चन को मैं यहाँ से बाहर आपके लिए लिख दूंगा। ठीक है मित्रों, और आप उसका प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करते रहना दोस्तों, क्योंकि सचिन तेंदुलकर किताब में पढ़ते रहते और प्रैक्टिस नहीं करते तो गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं बनते। ठीक है। अभय कमांड सेंटर तो राजस्थान पुलिस का कुशल और उन्नत तकनीकी का क्या करना है, ये एक मंच है। राजस्थान पुलिस विभाग का कुशल और उन्नत तकनीकी का एक मंच है। यह केंद्र भीड़ नियंत्रण, देखना आप जिला प्रशासन की दक्षता कैसे बढ़ा रहा है, भीड़ नियंत्रण, निगरानी, वाहन ट्रैकिंग। अब निगरानी कई चीज़ों के संदर्भ में हो सकती है। अब आप उसको सोचना और लिखना, उसको अपने कलम में ढालना। ठीक है दोस्तों। वीडियो और कॉल रिकॉर्डिंग का सिस्टम बहुत चल रहा है। अब आप देख लो कॉल रिकॉर्डिंग कहाँ कहाँ जा सकता है जो जिला प्रशासन को प्रभावित कर सकता है। और अन्य डेटा का विश्लेषण, डेटा एंट्री और डेटा का ही तो खेल है आज के ज़माने में। आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन है, आधार क्या है आपका, पूरा डेटा का खेल है, बायोमेट्रिक पहचान का खेल है, जनाधार क्या है, भामाशाह क्या है, जितनी योजनाओं का आप लाभ ले रहे हो वो क्या है, सब डेटा का खेल है भैया। ठीक है। अपराध का नियंत्रण, अपराध कितने तरह के हो सकते हैं, जिला प्रशासन को जो दक्ष बना अपराधों का, जिन अपराधों को नियंत्रित करके जिला प्रशासन दक्ष बन सकता हो।
ठीक है, इसको आपको आंसर की फॉर्म में डालना है। यातायात का प्रबंधन अपराधियों की पहचान करने में मदद करता है। ठीक है, ये 2 लाइन आपका कितना बड़ा आंसर बना देंगी ये आपको अंदाज़ा नहीं है। 500 प्रश्न 500 शब्द लिख सकते हो आप उसके ऊपर, लेकिन आपको सिर्फ 100 शब्दों में लिखना है। ठीक है मित्रों, इसका प्रारंभ जयपुर से हुआ था और अब प्रत्येक जिला मुख्यालय पर इसकी स्थापना कर दी गई है। ठीक है, तो जिला प्रशासन के जो है उसकी दक्षता लाने में किस प्रकार से उपयोगी हैं उसका आप वर्णन आराम से कर सकते हैं। यहाँ से आपको अभय कमांड सेंटर के बारे में दोस्तों जो जानकारी आवश्यक थी वो मिल चुकी होगी। ठीक है मेरे मित्रों, तो आज का न्यूज आर्टिकल डिस्कशन होता है दोस्तों अपना यहीं पर समाप्त। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब दोस्तों आप ही से तो उम्मीद है, अगर आप ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो अब अपन मिलते हैं नए वीडियो में नई न्यूज आर्टिकल के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।